जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के लिए साइंस के ऐसे 20 VVIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ में समझाते भी चलूंगा, पूरा आपको सॉल्व करवा दूंगा, एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भाई Fe2O3 प्लस 2Al जब आप क्रिया करते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। ठीक है, उसके बाद कहता क्या है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आपको बताना है। तो ठीक है, पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए यहाँ पर क्या देख रहा है, देखिए Fe2O3 प्लस 2Al। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि भाई Fe जो है उससे ऑक्सीजन बिछड़ रहा है और किससे मिल रहा है, Al से मिल रहा है, यानी एल्यूमिनियम से मिल रहा है, और यहाँ पर Fe जो है वो विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बीच में 7 लिखो और इधर 1 लिखो, इधर 14 लिखो। ठीक है, इस तरीके से लाइन बनी हुई होती है। यहाँ पर आपका 7 होता है, यहाँ का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, ये उदासीन होता है। और 7 से 14 तक के बीच में 7 8 9 10 जो भी आए, इधर जो मान होगा वो क्या होगा, क्षारकीय या क्षारीय। ठीक है, लिख सकते हो। और इधर जो वैल्यू होगी वो होगी अम्लीय। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आराम से आप बता दोगे कि भाई क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, क्षारीय बोला है तो यानी 7 से अधिक। तो यहाँ पर 0 7 7 से कम 7 से अधिक, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये वाला। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम, क्या है आपको बताना है। मैं आपको बताता हूं, देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है इसका सूत्र आपको याद रखना, कभी कभी सूत्र पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड Cl2, CaOCl2। अब ये देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोला जाता है, लेकिन इसका ये रासायनिक नाम नहीं है। क्या बोला यहाँ पर, रासायनिक नाम। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी घुमा फिरा कर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, इसीलिए मैं इस तरीके क्वेश्चन शामिल कर देता हूँ। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं फिर से कि भाई विरंजक चूर्ण यहाँ पर दिया है, यानी CaOCl2, CaCl2, CuCl2 या CaCO3 क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर CaOCl2 प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लीचिंग जिससे किया जाता है ना भाई विरंजक चूर्ण का। ठीक है, तो वही ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ये भी आ सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चन हैं, आपके बायोलॉजी के भी हैं। ठीक है, तो आगे हैं, अभी आगे देखिए आगे क्या है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है सोडियम, मैग्नीशियम और यहाँ पर Cu या HgAgAu। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक बता दूं कि आपने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी। क्या, सक्रियता श्रेणी, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें से ही आपके सक्रियता श्रेणी से, ठीक है, सक्रियता श्रेणी से ही आपके कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, जो धातु ज्यादा क्रियाशील होती है, यानी जो ज्यादा ताकतवर होती है, वो अपने से कम ताकतवर वाली धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, मतलब उसका जो यौगिक रहेगा जिसके साथ वो जुड़ी रहेगी उससे वो विस्थापित कर देगी। तो सिंपल है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, लेड Pb। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड Au मतलब आरम, ये है Ag यानी चांदी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऊपर से ऐसे आया है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जो ऊपर धातु है सबसे वो ज़्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन के नीचे जो धातुएं रहेंगी वो उसके यौगिक में से या उसके अम्ल में से, उसके विलयन में से विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ऊपर है जैसे ये वाली सारी धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब क्या दिया है कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों कर सकते हैं। तो मैं जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया था ताकि आपको कन्फ्यूजन में आओ और फिर आप समझो।
उसके बाद आपका आता है कि भाई कॉपर कर सकता है, तो कॉपर नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है। उसके बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब नहीं कर सकते, देख सकते ये सब हाइड्रोजन के नीचे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हमारा अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो आपको बताना है कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या इतनी सारी जो धातुएं दी हैं। तो अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया का मतलब क्या है कि भाई जो धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होंगी वही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर पाएंगी। जो धातुएं कम क्रियाशील होंगी वो क्या करेंगी कि भाई ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेंगी, बल्कि जब उनको उबालेंगे या गर्म करेंगे तब, मतलब एनर्जी जब देंगे तब वो अभिक्रिया करेंगी। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम भी अभिक्रिया कर लेती है, सोडियम भी, कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए, कॉपर ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हाइड्रोजन के नीचे है, काफ़ी अभिक्रियाशील है, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशीलता इसकी है, ठीक है। उसके बाद आता है आयरन। आयरन भी आपका ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यहाँ भाप के साथ जरूर कर लेता है। आप देखते होंगे कि भाई जो जंग लग जाता है लोहे में वो इसी के कारण होता है, तो आयरन भी नहीं कर सकता। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपका नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भाई सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सोडियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है, मैग्नीशियम यहाँ पर दिया ही गया तो ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ये भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैं जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया था, तो आप दिक्कत मत लेना, सब कुछ इसीलिए मैं समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटीमनी यानी एसबी है, एसबी क्या है इसका प्रतीक, ठीक है। प्रतीक सभी तत्वों का आपको याद कर लेना है, आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ने में आसानी होगी जब आप 11th-12th में जाओगे। सभी तत्वों को याद कर लो। तो यहाँ पर ये धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो मैं इनको बता भी दूं कि धातुएं क्या होती हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाती हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है। और अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और ऋण आयन बनाती हैं, ठीक है। यानी धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन फिर ग्रहण कर लेता है। उपधातु क्या होती है भाई, ये मतलब दोगली होती है, ना तो ये धातु होती है ना अधातु होती है। जैसे कि मान लो ठंडी होने पर ये धातु जैसा गुण दर्शाएंगी, अगर गर्म कर देंगे तो ये अधातु वाली दर्शाने लगेंगी, या ठंडी रहने पर अधातु रहेंगी, गर्म करने पर धातु बन जाएंगी, मतलब दोगली होती है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है उपधातु यानी मेटलॉइड। ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब दो धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है, जैसे कांसा हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा क्या आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एंटीमनी आपका उपधातु है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो आपको बताना है ब्यूटेनोन में जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो CHO ये किसका है, आपको सभी क्रियात्मक समूह याद कर लेना है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पर एक और है भाई C और ये वाला मतलब B में, ठीक है, या CO इसको बोल देते हैं, CO और एक वो करके दो बॉन्ड रहते हैं, और ये है OH और ये COOH। तो अब आपको बताना है ये वाला कौन सा है, तो CHO जो होता है वो इसमें क्या लगाया जाता है, अल लगाया जाता है। ये क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मतलब कार्बन वाले में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका CO, तो इसमें आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है, क्या है ये, आपका यही क्वेश्चन सही हो जाता है। कैसे, देखो इसमें जो लगता है नोन लगता है, कीटोन ना, कीटोन का क्रियात्मक समूह है। तो जब नोन आए तो आप समझ लेना, कहीं पर भी नोन आए तो यही वाला क्रियात्मक समूह लगेगा, ठीक है। कहीं पर भी ब्यूटेनोन, प्रोपिनोन कुछ भी आपसे बोल दे तो यही वाला क्रियात्मक समूह लगेगा। और ये आपका एल्कोहल का है, यानी शराब, दारू बोल लो, ठीक है, हमारे तरफ बोलते हैं OH, एल्कोहल इसको बोलते हैं, तो OH है, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं, ऑल। तो OH में जब ऑल लगाते हैं, जैसे मान लो C2H5OH, इसका नाम कैसे करोगे, तो 2 कार्बन है तो मेथ एथ, यानी एथ हो गया, ठीक है। और एक बॉन्ड इसमें लगेगा क्योंकि 5 हाइड्रोजन है, तो एथेन। एथेन में क्या लगेगा, OH लगा है तो ऑल, एथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से नामकरण किया जाता है, मैं नामकरण जल्द बताऊंगा आपको। तो आपका ये हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो है मेथेनॉइक एसिड का मतलब क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ओइक एसिड इसको लगाते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद Li विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो किसके साथ दर्शाता है, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ दर्शाता है, तो अब मैं आपको बता दूं सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ। तो कैसे आप समझोगे, तो मैं आपको थोड़ा सक्रियता श्रेणी याद करवा देता हूं आज। हेलिना के रबड़ी, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, से फ्रूट निकला, ठीक है, याद हो गई आपको, ऐसे याद कर लो, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला।
तो ऐसे आप ग्रुप वाइज याद करना। आपको टीचर आपके बोलेंगे कि 1 से 30 तक के सभी तत्व याद कर लो, लेकिन ऐसे नहीं याद करना, ग्रुप वाइज याद करना है। दूसरे ग्रुप में हाइड्रोजन, फिर इधर आ जाएगी हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब यहाँ पर विकर्ण का मतलब क्या है, ऐसे दर्शाए। जो मतलब विकर्ण क्या होता है, कोई भी जब आप ऐसे का मतलब कुछ भी बनाते हो तो उसका विकर्ण क्या होता है, ऐसे ये जो होते हैं लाइन, ये विकर्ण होते हैं। तो इसमें विकर्ण क्या हो जाएगा, लिथियम जो है किससे दर्शाएगा, तो ये हाइड्रोजन बेरिलियम, और ये लिथियम जो है इससे दर्शाएगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम दिया है कहीं पे, तो आपका ऑप्शन नंबर 9वां का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां का डी सही हो गया आपका। उसके बाद अब आप देखिए, थोड़ा समझाते चल रहा हूँ आपको। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें कि भाई कितने जोड़ी होती है, जल्दी कमेंट करो, मैं आपको अब बता देता हूँ। 3 जोड़ी। ठीक है, 3 का मतलब 6, लार ग्रंथियाँ जो होती है 6 ठो होती है, यानी 3 जोड़ी का मतलब है 6 ठो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि भाई पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादप में जो वायु प्रदूषण कम होती है किससे होती है, विकल्प है आपका श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, प्रोटीन संश्लेषण से। किससे होगी, तो मैं आपको बता दूं कि भाई प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से होती है। अब यहाँ पर कैसे, श्वसन से हो नहीं सकती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन निष्कासित की जाती है। अब प्रदूषण कैसे कम होता है, जब हमारे वायु में ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा रहेगी, तो इसी का मतलब हो जाता है प्रकाश संश्लेषण से वायु प्रदूषण कम होता है। आपको याद हो गया होगा। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारा यकृत स्रावित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, यकृत जो है किसको स्रावित करता है, लार को, पित्त रस को, जठर रस को या अग्नाशयी रस को। तो यकृत जो है वो स्रावित करता है यानी लीवर। ठीक है, क्या स्रावित करता है, पित्त रस को। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं गाइस। अब आपके आगे क्वेश्चन है कि भाई 13वें नंबर का। ठीक है, 13वें क्या कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि पादप में जाइलम क्यों उत्तरदायी है, यानी क्या काम करता है। सिंपल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक पादप के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो पादप में जाइलम जो है, देखिए आ रहा है, जा मतलब जल, तो जल के वाहन में, भोजन का वाहन में, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन, किस में उत्तरदायी है। मैं आपको बताऊं तो जल के वाहन में, नहीं आपका विकल्प नंबर ए ही सही हो जाता है। यानी जड़ों से विभिन्न भागों तक पौधे के क्या करता है, ये जल का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से किसी चीज़ को दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको पसंद आती होंगी ऐसी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आगे मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है, श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की या जठर ग्रंथि की। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी यानी तेल ग्रंथि। ठीक है, कौन सी, तेल ग्रंथि की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाता है। अब आगे 15वां का पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, ये आपके बायोलॉजी आ रही। ठीक है, तो पृथक्करण का जो नियम है वो किसने प्रस्तुत किया था, चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो, भाई मेंडल के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जॉन ग्रेगर मेंडल ने, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इन्होंने प्रयोग किसके साथ किया था, तो आप लिख लेना मटर के साथ। ठीक है, मटर के साथ प्रयोग किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, आपके 10th में नहीं पूछा जाएगा, 9th में था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो है वो किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के। तो किसके बने होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र का मतलब क्या है भाई, देखो सिंपल है, मनुष्य होते हैं एक रूप में, मतलब एक गुण पाए जाते हैं। जैसे गुण का मतलब क्या होता है भाई, गुण का मतलब होता है जैसे एक ग्रुप में समान जो विचार है वो रहेंगे, दूसरे में दूसरे विचार रहेंगे, इसी तरीके गुण रहते हैं भाई, प्रॉपर्टीज रहती हैं किसी की कि भाई ये रहेगा। तो आपका जैसे आपको पता चल जाता है ना भाई कि अगर किसी बच्चे का पता लगाना है कि इसके माता पिता कौन हैं, तो डीएनए आरएनए टेस्ट से आराम से पता चल जाता है, आप जानते हो डीएनए टेस्ट से। ठीक है, तो मतलब गुणसूत्र वही होता है कि भाई उसमें जो मतलब उसके पिताजी में गुण पाया जाएगा, अगर बच्चे के गुण से मैच कर रहा है तो सिंपल वो पता लगा लेते हैं डॉक्टर कि ये उसी की संतान है। तो यही आपका है कि भाई डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आता है, तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि 17 नंबर का, कि भाई एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो अब यहाँ पर मैं समझा भी देता हूँ, साथ में थोड़ा सा यहाँ पर समझना। ठीक है गाइज, क्या है कि कोई भी दर्पण होता है वो किसका भाग होता है, गोले का भाग होता है। जो केंद्र होता है वो इसका केंद्र होता है, और इस तरीके से इधर पॉलिश की जाती है, तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। यहाँ पर आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है,
वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र यानी गोले का जो केंद्र होता है। यहाँ पर मुख्य फोकस, अभी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं आर, ठीक है, यहाँ तक की दूरी मतलब ओ तक की दूरी आप बोल सकते हो, यानी ध्रुव तक की दूरी पी भी बोल दो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो एफ होती है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और मुख्य फोकस ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। क्या बोला यहाँ पर देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी जो है वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ दोगुनी हो जाएगी यानी 20 सेंटीमीटर। तो आपका यही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा 20 होगा, 20 ये है, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना याद रख लेना। और बाकी मैं इसका सूत्र बता देता हूँ, R बराबर 2F होता है, या आप लिख सकते हो F बराबर क्या लिख सकते हो, R/2, ठीक है। तो ये आपका सूत्र है, याद रख लेना। यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं आगे है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, जो हमारी स्वस्थ आंख होती है उसके दूर बिंदु पूछा है, निकट बिंदु नहीं। तो दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत या डी नंबर विकल्प है 100 सेंटीमीटर। मुझे एसिडिटी टाइप है यार, मतलब अंदर से जलन हो रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल दूँ कि भाई जो होती है अनंत होती है, ठीक है। क्या होती है, अनंत होती है। जो आपकी स्वस्थ आंख होती है वो भाई आप अनंत तक देख पाते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती कि नहीं। लेकिन जिसके दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या मोतिया बिंद हो जाता है, उसमें क्या होता है कि भाई उसकी जो क्षमता है वो घट जाती है नेत्र की। तो फिर उसमें क्या है कि निकट बिंदु दूर चला जाता है या दूर बिंदु पास आ जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु आपका अनंत हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो अगर स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ ले तो आप लगाना विकल्प 25 पर, यही होती है, ठीक है। यानी निकट बिंदु अगर यहाँ पर आ जाए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या बोल दे कि स्पष्ट दृष्टि की मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, तो वो हो जाएगी अनंत। उसके बाद आपका आएगा कि भाई प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो अब आपको बताना है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आप जानते होंगे क्या होता है, ओम होता है। मैंने विकल्प नहीं लिखा था जान से, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपको। मान लो कुछ दूसरा विकल्प में आ जाए तो क्या करोगे। एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़े हैं आपने, I बराबर V/R, या आप लिख सकते हो कि भाई V बराबर I/R लिख सकते हो। R जो है वो क्या है, प्रतिरोध, यही है भाई। R जो है वो आपका क्या है, प्रतिरोध R। तो या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो यहाँ पर R बराबर क्या लिख सकते हो, तो R ऊपर चला जाएगा तो V/I लिख सकते हो। देखिए एक में से 3 सूत्र बन रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों कि अगर हम V का मात्रक लिख दें, V का मात्रक क्या है, वोल्ट, और I का क्या है भाई, I का जो है एम्पियर। अगर वोल्ट बटे एम्पियर अगर ऐसे भी लिखा आ जाए, यानी वोल्ट और ऐसे एम्पियर, तो भी ये किसका मात्रक होगा, प्रतिरोध का ही होगा, ठीक है। आप याद रखना। तो V/R भी आ सकता है, सॉरी इन तब VI ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी इसका SI मात्रा आपका ओम होता है, ठीक है, ओम बोल दिया जाता है, इसी को ओम बोलते हैं, यही इसी को नाम रख दिया गया है ओम, ठीक है। उसके बाद विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम, आपने पढ़ा होगा। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, थोड़ा मतलब अंतर है कूलाम, ठीक है। अब कूलाम कैसे आया, तो अब यहाँ पर आप देखो, एक आपने पढ़ा होगा IQ बराबर IT, आपने पढ़ा है, Q बराबर IT पढ़ा है, ठीक है, या I बराबर Q/, क्या पढ़े हैं, I यहाँ पर Q/T, ठीक है, I बराबर Q/T। अब यहाँ पर ध्यान दो, आवेश किसका मात्रक पूछा है, विद्युत आवेश का, यानी Q बराबर हमें पूछा है I/T, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा कि I किसका मात्रक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, एम्पियर का है, एम्पियर, और T किसका, टाइम, एम्पियर पर टाइम का मात्रक होता है सेकंड। अगर ये दे दे तो भी आप कभी कभी विकल्प में ये दे देता है तो फिर ये नहीं देगा, ठीक है, कूलाम नहीं देगा। तो आप ध्यान देना, अगर ये भी दे दे तो आप दिमाग लगा लेना और कर देना। तो मैं आपको समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका विकास भैया इसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाता रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फरमाइशों का बोझ था, भीड़ में मैं गुम कहीं,
मैं अपने सपने खोजता